बहराइच में उस वक्त हाहाकार मच गया जब 3 साल के एक बच्चे पर एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। प्रिंस नाम का वो बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान खेत से निकलकर एक जंगली जानवर उसके सामने आ गया। इससे पहले कि बच्चे की मां कुछ कर पाती, वो जंगली जानवर बच्चे को अपने मुंह में दबाकर भाग निकला। बच्चे की चीख सुनकर परिवार वाले और गांव के लोग शोर मचाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़े। कई लोग लाठियां और धारदार हथियार लेकर खेतों की तरफ भागने लगे। हालांकि बाद में वो जानवर बच्चे को खेत में छोड़कर भाग गया। इसके बाद बच्चे को तुरंत इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई। गांव के लोगों ने दावा किया कि बच्चे पर भेड़िए ने हमला किया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत मच गई। बच्चे के परिवार में तो जैसे हाहाकार मच गया। बच्चे की मां और दादी रो रो कर बेसुध हो गई। 3 साल के बच्चे पर जंगली जानवर के हमले से गांव के लोग गुस्से से उबल पड़े। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की एक टीम बच्चे पर हमला करने वाले जानवर को पकड़ने में जुट गई। गांव के लोगों ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में इसी तरह 2 बच्चे जंगली जानवरों का शिकार हो चुके हैं। गांव वालों के मुताबिक घटना सुबह के वक्त हुई। उस वक्त 3 साल का प्रिंस अपने घर के बाहर खेल रहा था और उसी दौरान जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे को अपने मुंह में दबाकर वो जंगली जानवर खेतों की तरफ भाग निकला। इसका पता चलने के बाद वहां कोहराम मच गया। बच्चे के रोने और चीखने की आवाज सुनकर परिवार के लोग और कुछ गांव वाले हाथों में लाठियां लेकर खेतों की तरफ दौड़ पड़े। जंगली जानवर ने हमला किया है। एक 3 साल का बच्चा बता रहे हैं जिसका नाम प्रिंस है, और उसको आदमखोर उठा ले गया। पीछे काफी ग्रामीण दौड़ कर गए हैं। थोड़ी देर में बड़ी संख्या में गांव के लोग हाथों में धारदार हथियार और लाठियां लेकर जंगली जानवर को ढूंढने में जुट गए। इसके बाद धान के खेतों और गन्ने के खेतों में बच्चे की तलाश शुरू की गई। तभी एक खेत से बच्चा घायल हालत में लोगों को मिल गया। इसके बाद खून से लथपथ उस बच्चे को गोद में उठाकर लोग गांव की तरफ भागने लग गए। इसका पता चलने के बाद बच्चे के परिवार में हाहाकार मच गया। क्या हुआ? बच्चे को फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। लोगों ने दावा किया कि बच्चे पर भेड़िए ने हमला किया। बहराइच के कैसरगंज इलाके में हुई इस घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई। इसके बाद वन विभाग की एक टीम उस जानवर की तलाश में जुट गई जिसने बच्चे पर हमला किया था। लेकिन इस घटना की वजह से पूरे इलाके में दहशत मच गई, क्योंकि दावा किया गया कि कुछ दिन पहले इसी इलाके से एक बच्चे को जंगली जानवर उठाकर ले गया था, जिसका कुछ भी पता नहीं चल सका। उधर उत्तराखंड के यूकेएसएससी यानी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में साबिया नाम की एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक साबिया से पहले इस मामले में हाकम सिंह और पंकज गौड़ नाम के 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। यूकेएसएससी उत्तराखंड राज्य का एक सरकारी आयोग है जो राज्य सरकार के छोटे मोटे पदों पर नौकरी के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करता है। यह आयोग ग्रुप सी यानी क्लर्क, पटवारी और लेखपाल समेत कई पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा करवाता है। 21 सितंबर को यूकेएसएससी ने उत्तराखंड में ग्रुप सी के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था, लेकिन आरोप लगाया गया कि परीक्षा शुरू होने के करीब 35 मिनट बाद ही प्रश्न पत्र के 3 पन्नों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। छात्रों ने दावा किया कि परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक हो गया था। पुलिस के मुताबिक जांच में जानकारी मिली कि प्रश्न पत्र की तस्वीरें हरिद्वार में मौजूद एक परीक्षा केंद्र से लीक हुई थी। पेपर लीक का आरोप हरिद्वार में उस परीक्षा केंद्र पर पेपर दे रहे खालिद मलिक नाम के एक अभ्यर्थी पर लगाया गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि खालिद ने परीक्षा केंद्र के अंदर से पेपर की फोटो अपनी बहन साबिया को भेजी थी। इसके बाद साबिया ने उस पेपर को सुमन नाम की एक प्रोफेसर को भेजा था। दावा किया गया कि इसके बाद प्रोफेसर सुमन ने प्रश्न पत्र के जवाब परीक्षा दे रहे खालिद को भेजे। पेपर लीक की खबरें सामने आने के बाद से ही खालिद अपने घर से फरार हो गया। पुलिस की एक टीम खालिद की तलाश में लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान इस पेपर लीक कांड में कई किरदारों के नाम सामने आए, लेकिन पुलिस ने इसमें किसी बड़े गिरोह के शामिल होने के दावे से इनकार कर दिया। लेकिन 21 सितंबर को परीक्षा दे चुके छात्रों ने यूकेएसएससी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजधानी देहरादून में छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की। पेपर की पूरी जो गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है, और यहाँ तक कि साहब जो हमने इसका मिलान किया है तो इसमें कई क्वेश्चन मिल रहे हैं। कई क्वेश्चन क्या है, लगभग पूरा पेपर ही जो है मिल रहा है। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से पेपर लीक की सही जांच करवाने की मांग की।
छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए देहरादून समेत आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए 5 टीमें बना दी। जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे खालिद मलिक की बहन साबिया को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि हरिद्वार के परीक्षा केंद्र में बैठे खालिद ने प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर अपनी बहन साबिया को भेजी और बाद में साबिया ने उसे प्रोफेसर सुमन को भेज दिया था। यानी पुलिस ने साबिया को भी इस मामले में आरोपी बनाया। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि हरिद्वार में जिस परीक्षा केंद्र पर खालिद मलिक परीक्षा दे रहा था वहां कुल 18 कमरे थे। परीक्षा के दौरान 15 कमरों में मोबाइल जैमर लगे थे, लेकिन कमरा नंबर 9, 17 और 18 में जैमर नहीं लगे हुए थे और कमरा नंबर 9 में ही खालिद परीक्षा दे रहा था। आशंका जताई गई कि खालिद ने परीक्षा केंद्र में जैमर नहीं होने का फायदा उठाया और किसी डिवाइस की मदद से पेपर की फोटो खींचकर अपनी बहन के साथ शेयर की। लेकिन इस बात की भी जांच की जा रही है कि कड़ी चेकिंग के बावजूद खालिद किसी डिवाइस के साथ कैसे परीक्षा केंद्र में पहुंच गया था। उधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 महीने तक कैद में रहने के बाद उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से रिहा हो गए। कुछ रोज पहले उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उनके दोनों बेटों और सैकड़ों समर्थक उन्हें लेने के लिए जेल पहुंचे। बाहर आने के बाद आजम खान अपने समर्थकों के साथ रामपुर चले गए। इस दौरान उन्होंने मायावती की पार्टी बीएसपी में जाने की अटकलों पर कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने इन खबरों को खारिज भी नहीं किया। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि राज्य में अगर उनकी सरकार बनी तो वो आजम खान के खिलाफ दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस ले लेंगे। इस बयान पर बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेर लिया। इससे पहले आजम खान के बाहर आने की खबर मिलते ही सीतापुर की जेल के बाहर उनके सैकड़ों समर्थकों का जमावड़ा लग गया। जेल से रिहा होते ही उनके समर्थकों ने खूब जश्न मनाया। इसके बाद आजम खान कार में सवार होकर रामपुर में अपने घर के लिए निकल गए। उनके आगे पीछे 70 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला निकला, लेकिन इस बीच ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के आरोप में उनके काफिले में शामिल कुछ गाड़ियों का चालान भी काटा गया। लेकिन इसके बावजूद उनके समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ। 23 महीने बाद जैसे ही आजम खान सीतापुर की जेल से बाहर निकले, उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उनके दोनों बेटे भी उन्हें जेल लेने पहुंचे। इस दौरान आजम खान ने अखिलेश यादव से नाराजगी की खबर को गलत बताया, लेकिन मायावती की पार्टी बीएसपी में जाने की अटकलों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इन अटकलों को खारिज भी नहीं किया। अखिलेश यादव से नाराज हैं? नहीं, बीएसपी में जा रहे हैं आप? उसका पता नहीं, 9 तारीख के उनके कार्यक्रम में जाएंगे? वो भी पता नहीं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर खुशी जताई। उन्होंने उम्मीद जताई कि आजम खान के खिलाफ दर्ज सभी मामले आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने घोषणा की कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो इस काम में देरी नहीं होगी। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। लेकिन इस बयान पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव जी की जब सरकार गई थी उसके लगभग 1 साल पहले अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से। इससे पहले आजम खान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सीतापुर से रामपुर के लिए रवाना हुए। उनके काफिले में 70 से ज्यादा गाड़ियां नजर आईं। उनमें कुछ पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भी आरोप लगा और फिर उनका चालान काटा गया। उधर गुजरात के अहमदाबाद में एक पुलिस इंस्पेक्टर की रेबीज से जान चली गई। गुजरात के अहमदाबाद में वनराज सिंह मंजरिया नाम के पुलिस इंस्पेक्टर की रेबीज की वजह से मौत हो गई। परिवार के मुताबिक कुछ रोज पहले वनराज सिंह को एक कुत्ते ने काटा था। 20 सितंबर को तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 2 दिन बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रेबिस की वजह से हुआ है पापा का डेथ, और वो डॉग बाइट की वजह से हो सकता है। या उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक कार बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल से जा रहे 2 लोग बाल बाल बच गए। वो कार उनकी मोटरसाइकिल को छूकर निकल गई। घटना के बाद वो दोनों कार के नजदीक पहुंचे, लेकिन उसका ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के जंगलों में रेव पार्टी होने का एक मामला सामने आया। उस पार्टी में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी बताए गए। दावा किया गया इस पार्टी में नशे का सेवन किया जा रहा था। उधर उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक इलाके में लगे हिंदूवादी संगठनों के एक बैनर को जब पुलिस हटवाने पहुंची तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में उन संगठनों से जुड़े लोग धरने पर बैठ गए। जानकारी मिलते ही आनन फानन में पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी वहां लोगों को समझाने पहुंचे।
उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि कहीं हिंदूवादी संगठनों के इस धरने प्रदर्शन की वजह से वहां का माहौल ना खराब हो जाए। ऐसे में कई बड़े अधिकारी लोगों को शांत कराने और उन्हें समझाने में जुट गए, लेकिन धरने पर बैठे लोग नहीं माने। वो किसी भी कीमत पर वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने अधिकारियों के सामने कई दलीलें भी दी। मामला देवरिया के रुद्रपुर इलाके का रहा। इसकी शुरुआत कुछ रोज पहले लगे एक बैनर के बाद हुई। बताया गया उस बैनर पर इस्लाम जिंदाबाद लिखा हुआ था। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने इस बैनर के जवाब में उसी इलाके में अपना एक बैनर लगा दिया और इसी बैनर की वजह से वहां तनाव की स्थिति बन गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी लोगों को समझाने पहुंच गए, लेकिन धरने पर बैठे लोग नहीं माने। उन्होंने अपनी दलीलें पेश की। हम इस्लाम का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुगल के वंशज तो है नहीं लोग। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दावा किया कि उनके इस बैनर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए पुलिस उसे हटवाने की कोशिश न करे। अगर कोई मुसलमान लेकिन पुलिस उनकी दलीलों से सहमत नहीं हुई। अधिकारियों ने उन्हें धरना खत्म करने और उस बैनर को हटवाने का निर्देश दिया। इस पर वो लोग और भड़क गए। योगी सरकार मुगलों का जितना धरोहर उसको हटा रही है, नष्ट कर रही है। इसी कर्मों पर हम लोग चल रहे हैं। हंगामे की शुरुआत कुछ रोज पहले लगे एक बैनर की वजह से हुई। जानकारी के मुताबिक देवरिया के रुद्रपुर इलाके में इस्लाम जिंदाबाद लिखा हुआ एक बैनर लगाया गया था। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने उसी इलाके में मुगलों का बाप छत्रपति शिवाजी महाराज लिखा हुआ बैनर लगा दिया, लेकिन पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो तुरंत उसे हटवाने पहुंच गई। अधिकारियों को इस बात की चिंता सताने लग गई कि कहीं ये बैनर दोनों समुदायों के बीच टकराव की वजह न बन जाए। इधर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टरों के साथ जुलूस निकाले जाने के मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया। बागपत और वाराणसी में पुलिस ने जुलूस निकालने वाले लोगों पर केस दर्ज किया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस प्रदर्शन की शुरुआत 4 सितंबर को 12 वफात पर कानपुर में निकाले गए एक जुलूस से हुई थी। वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन का हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने विरोध जताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस तरह के पोस्टर लगाकर एक नई परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने 9 सितंबर को माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप में पोस्टर लगाने वाले 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए थे। उन्होंने कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। और बागपत में भी इसी तरह प्रदर्शन किया गया। वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए। उनके हाथों में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर नजर आए। उन्होंने गली गली घूमकर आई लव मोहम्मद वाले नारे भी लगाए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जुलूस को खत्म करवाया। इसके बाद पुलिस ने बिना अनुमति के जुलूस निकालने के आरोप में 2 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके अलावा 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। और ऐसा ही प्रदर्शन वाराणसी में भी हुआ। वहां रात के वक्त निकाले गए जुलूस में नाबालिग लड़के भी शामिल हुए। वो पोस्टर लेकर गली गली दौड़ते नजर आए। उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद पुलिस तुरंत उस जुलूस को खत्म करवाने पहुंच गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर 20 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उनमें कुछ नाबालिग लड़के भी शामिल थे। बिना अनुमति के 15-20 लोगों द्वारा, अज्ञात लोग थे, उनके द्वारा एक जुलूस निकाला गया था। पुलिस ने चेतावनी दी कि जहां भी बिना अनुमति के इस तरह के जुलूस निकाले जाएंगे वहां तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में पुलिस टीम पर हमला करने और बिना अनुमति के आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जुलूस निकालने के 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस घटना के मास्टरमाइंड बताए जा रहे नदीम अख्तर को भी पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक 21 सितंबर को अली खान चौक के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस ने बताया कि नदीम अख्तर उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। बिना इजाजत के इकट्ठा हुई भीड़ की खबर मिलते ही एक गाड़ी से 4 पुलिस वाले वहां पहुंचे और जुलूस खत्म करने की अपील की, लेकिन पुलिस वालों के मुताबिक जुलूस में शामिल लोग भड़क गए। उन्होंने पुलिस वालों को घेर लिया। पुलिस ने बताया कि भीड़ में शामिल लड़कों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ाकर पीटा और वर्दी तक फाड़ दी। पुलिस वाले किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागे। थोड़ी देर बाद भारी संख्या में पुलिस वाले अली खान चौराहे पर पहुंचे और जुलूस को खत्म करवाया। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स को वहीं तैनात कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में नदीम अख्तर समेत 3 लोगों के खिलाफ नामजद और 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक नदीम अख्तर ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जुलूस निकालने पर दर्ज की गई
एफआईआर के खिलाफ काशीपुर के लोगों को एकजुट किया। अली खान चौराहे पर भीड़ इकट्ठा की गई और आई लव मोहम्मद के पोस्टर भी लगाए गए, वो भी बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति लिए। पुलिस के साथ उधम सिंह नगर प्रशासन भी एक्शन में आ गया। आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। और उधम सिंह नगर के एडीएम ने अवैध कब्जे को लेकर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन का बुलडोजर अली खान चौराहे के पास हुए अवैध कब्जे को उखाड़ता दिखा। इस क्षेत्र में आप देखिए नालियों पर लगातार पूरा कब्जा करके ये कारोबार किए जा रहे हैं, तो नालियों को खोलने का काम अभी चल रहा है। पुलिस के मुताबिक 21 सितंबर को रात करीब 9 बजे सैकड़ों लोगों की भीड़ बिना अनुमति के अली खान चौराहे के पास इकट्ठा हुई थी। भीड़ के हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे। बिना अनुमति के निकाले जा रहे जुलूस को रोकने के लिए पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। पुलिस वालों के मुताबिक रोके जाने पर जुलूस में शामिल कुछ लड़के उन पर टूट पड़े थे। पुलिस वालों को दौड़ाकर पीटा गया था, वर्दी भी फाड़ दी गई थी। इस बीच में इसकी बातों से प्रभावित कुछ लोगों के द्वारा पुलिस पार्टी को भी हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद और 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर इसमें पंजीकृत कर दिया है। इसमें नदीम अख्तर और इसके 3 साथियों के नाम है और बाकी सैकड़ों की संख्या में जो अज्ञात थे इस घटना में शामिल, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अली खान चौराहे के पास पुलिस टीम पर हमला करने के मास्टरमाइंड माने जा रहे नदीम अख्तर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अफसरों ने काशीपुर में भारी फोर्स की तैनाती कर दी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इधर यूपी के नोएडा में एक हाउसिंग सोसाइटी में भीषण आग लग गई। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 107 में एक हाउसिंग सोसाइटी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। राजस्थान के बूंदी में धर्म परिवर्तन के आरोपों को लेकर हिंदू समाज नाम के संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। उन लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर वाली सड़क जाम कर दी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। राजस्थान के कोटा में आयकर विभाग ने कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। मित्तल पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाने वाले कारोबारी पर पैसों की गड़बड़ी का आरोप लगा। इसके बाद आयकर विभाग ने दिल्ली, कोटा, कठुआ और नागपुर में मौजूद उनके 10 ठिकानों पर छापा मारा। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने नवरात्र पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गरबा पंडालों में पहचान पत्र दिखाए बिना लोगों के जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। मतलब यह कि गरबा पंडालों में किसी भी व्यक्ति की एंट्री तभी होगी जब वो अपना पहचान पत्र दिखाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से यह फैसला गरबा पंडालों, डांडिया कार्यक्रमों और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लिया गया। इसके अलावा जिला प्रशासन ने गरबा और डांडिया कार्यक्रमों का आयोजन करने वालों को भी सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ सुरक्षा के दूसरे इंतजाम करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने इस बात की सख्त हिदायत दी कि गरबा पंडालों में कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार या फिर पिस्तौल लेकर न जा सके। और तो और जिलाधिकारी ने आदेशों की अनदेखी करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। भोपाल के जिला अधिकारी के इस आदेश का बीजेपी और कांग्रेस ने समर्थन किया। भोपाल की तरह मुंबई में भी कुछ गरबा पंडालों में जाने के लिए पहचान पत्र को जरूरी कर दिया गया। वहां मलाड में तो एक गरबा पंडाल के बाहर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने बैनर और पोस्टर लगा दिए। उन बैनर और पोस्टर पर गरबा पंडाल में आने वाली लड़कियों से लव जिहाद से बचने की अपील की गई। इसके अलावा उन पोस्टरों पर यह भी लिखा गया कि आधार कार्ड की जांच के बाद ही लोगों को गरबा पंडाल में जाने की इजाजत दी जाएगी, ताकि किसी भी सूरत में गरबा पंडालों और डांडिया कार्यक्रमों में आने वाली महिलाओं और लड़कियों को कोई परेशानी न हो। भोपाल में जिला अधिकारी की तरफ से बाकायदा इसे लेकर आदेश जारी किया गया। डीएम ने जो आदेश जारी किया उसके मुताबिक गरबा पंडालों, डांडिया कार्यक्रमों और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहचान पत्र के बिना लोग नहीं जा सकेंगे। मतलब यह कि गरबा पंडालों में जाने के लिए लोगों को पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। इसके अलावा जिला प्रशासन ने आयोजन समितियों को गरबा पंडालों और डांडिया कार्यक्रमों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए, ताकि कोई व्यक्ति आपत्तिजनक चीज और हथियार लेकर अंदर न जा सके। बीजेपी की तरफ से डीएम के इस आदेश का स्वागत किया गया और उन लोगों को चेतावनी दी गई जो गरबा पंडालों में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। अगर लव जिहाद करने की कोशिश की, दुर्गा के गरबा में घुसकर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, रंगे हाथ पकड़े गए, जेल भी जाएंगे। भोपाल की तरह मुंबई के मलाड इलाके में तो एक गरबा पंडाल के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कुछ पोस्टर और बैनर लगा दिए। उन पर लड़कियों से लव जिहाद से बचने की अपील की गई। इसके अलावा वहां भी गरबा पंडाल में जाने के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी कर दिया गया।
इधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने अफसरों को फोन पर फटकार लगा दी। मंत्री राकेश सचान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने जिले के अफसरों को लेकर शिकायत कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अफसर न तो आम जनता की सुनते हैं और न ही मीडिया कर्मियों के फोन उठाते हैं। दावा किया गया कि किसी भी मामले में शिकायत दर्ज कराने के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। इस शिकायत के बाद तो राकेश सचान ने वहीं से अफसरों को फोन करना शुरू कर दिया। कुछ अफसरों ने उनका फोन रिसीव कर लिया, लेकिन जिले के वन विभाग के अधिकारी और सीडीओ यानी मुख्य विकास अधिकारी मंत्री का फोन नहीं उठा सके। हालांकि थोड़ी देर बाद वन विभाग के डीएफओ ने राकेश सचान को वापस फोन किया, लेकिन बातचीत शुरू होते ही राकेश सचान ने उन्हें लताड़ लगा दी। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली में एक मीटिंग की थी। बैठक के दौरान उन्होंने जिला प्रशासन की हेल्पलाइन पर कॉल करवाई थी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई थी। इस घटना को लेकर राहुल गांधी ने अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाए थे। और जब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान भी रायबरेली पहुंचे तो फिर वही हुआ। रायबरेली के डीएफओ और सीडीओ को उन्होंने सबके सामने फोन किया। घंटी गई लेकिन फोन नहीं उठा। थोड़ी देर बाद डीएफओ साहब का फोन जरूर आया, लेकिन राकेश सचान ने फोन पर ही डीएफओ को फटकार लगा दी। मुझे बड़ी गंभीर शिकायतें हैं, उसमें आप टेस्ट में तो फेल हो गए, हमारा फोन भी नहीं उठाया आपने। यही शिकायतें हुई थी कि उनको फोन मिलाइए, उठाते ही नहीं, उन्हें कभी जवाब दे हमने कहा मिलाइए। राकेश सचान की फटकार पर डीएफओ ने सफाई देने की कोशिश की। 1.5 महीने पहले आपने चार्ज लिया थे तो रायबरेली में भी आप। राकेश सचान ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। उन्होंने अफसरों की शिकायत करने वाले मीडिया कर्मियों का नाम लेकर डीएफओ से उनका पक्ष पूछा। जवाब में डीएफओ पत्रकारों पर झूठ बोलने का आरोप लगाते सुनाई दी। यहाँ पर दैनिक भास्कर वाले, स्वतंत्र भारत वाले, 2 मीडिया के लोगों की शिकायत पर फोन मिलाया गया। 3-4 बार आपका फोन उठा लो। इसके बाद राकेश सचान ने डीएफओ को अपने व्यवहार में सुधार लाने की नसीहत दी। और हम आज ही डीएम को कहते हैं, एक पत्र लिखें पूरे जिले के अधिकारियों को कि आम लोगों से मिले भी, फोन भी उठावे, जो भी समस्या का समाधान हो सकता है वो करें, नहीं हो सकता तो पब्लिक को बताना कि ये काम नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इससे पहले रायबरेली में एक बैठक के दौरान राहुल गांधी ने भी अफसरों को फोन मिलवाया था। तब भी कुछ अफसरों ने फोन नहीं उठाया था। यहां तक कि हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल नहीं उठी थी। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए दी गई जमीन पर मस्जिद बनाए जाने से पहले नया विवाद खड़ा हो गया। एडीए यानी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद निर्माण के लिए दिए गए नक्शे को निरस्त कर दिया। इस बात की जानकारी मस्जिद निर्माण में हो रही देरी को लेकर दी गई एक आरटीआई के जरिए मिली। आरटीआई में यह भी पता चला कि मस्जिद निर्माण के लिए जरूरी एनओसी भी अलग अलग सरकारी विभागों से जारी नहीं किए गए। मस्जिद निर्माण के लिए बनाई गई कमेटी और आरटीआई दायर करने वाले ओम प्रकाश सिंह नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया कि मस्जिद निर्माण में अलग अलग तरह से रोड़े अटकाने की कोशिश की गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सुनाया था। कोर्ट के फैसले पर प्रशासन ने अयोध्या शहर से करीब 23 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन दे दी थी। जमीन साल 2020 में सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। मस्जिद निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट बनाया गया था। ट्रस्ट के मुताबिक उसकी तरफ से मस्जिद का नक्शा एडीए के पास दिया गया था, लेकिन उसे एडीए के अफसरों ने रद्द कर दिया और नया नक्शा बनाकर जमा करने को कहा था। ट्रस्ट के लोगों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धन्नीपुर गांव में जो जमीन मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित की गई, उस पर पहले से ही विवाद चल रहा है। मामला हाईकोर्ट में लंबित है और इसी वजह से विवादित जमीन पर मस्जिद का निर्माण शुरू नहीं करवाया गया। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण को लेकर आरटीआई दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश सिंह ने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाया। जानबूझ करके जो है ऐसी जमीन दी गई ट्रस्ट को, जो इंडो इस्लामिक ट्रस्ट को, कि जिस पर वो अपने धर्म के अनुसार मस्जिद का निर्माण ही नहीं कर सकते हैं। ओम प्रकाश सिंह के मुताबिक आरटीआई में उन्हें न सिर्फ ये जानकारी मिली कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने न सिर्फ इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का नक्शा रद्द कर दिया था, बल्कि अलग अलग विभागों से मस्जिद निर्माण के लिए एनओसी भी नहीं दी गई। इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद के बदले उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में मुस्लिम पक्ष को जमीन तो दे दी, लेकिन वो भी विवादित थी।
सुन्नी वक्फ बोर्ड के अयोध्या के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि यह जमीन विवादित है, जिसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। ऐसे में इस पर निर्माण नहीं किया जा सकता। इस मामले में अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से बताया गया कि सरकारी विभागों से जरूरी दस्तावेज नहीं मिले, जिसकी वजह से मस्जिद का नक्शा पास नहीं किया जा सका। इधर पंजाब में पराली जलाए जाने को लेकर कई किसानों पर कार्रवाई की गई। पंजाब में पराली जलाए जाने के 62 मामले सामने आए। पराली जलाए जाने की 38 घटनाएं अकेले अमृतसर जिले में हुई। राज्य भर में पंजाब पुलिस ने 14 एफआईआर दर्ज की और कई किसानों पर जुर्माने भी लगाए गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक कार और सामान ढोने वाली गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई और 4 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात के बीच एक दुकान में आग लग गई। वहां गरियाहाट इलाके में मौजूद उस दुकान की आग को दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद बुझाया। गनीमत रही की घटना में किसी के भी घायल होने की खबर सामने नहीं आई। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने 6ठी क्लास में पढ़ने वाली तनिष्का शर्मा नाम की छात्रा की स्कूल के अंदर संदिग्ध हालात में हुई मौत की जांच तेज कर दी। इसी महीने की 4 तारीख को तनिष्का की मौत हो गई। परिवार के मुताबिक तनिष्का हर रोज की तरह उस दिन भी स्कूल गई थी। तनिष्का की मां के मुताबिक सुबह करीब 11:30 बजे स्कूल से उन्हें इस बात की जानकारी दी गई कि तनिष्का अचानक बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसका पता चलने के बाद परिवार के लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक तनिष्का की मौत हो चुकी थी। तनिष्का की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के मुताबिक तनिष्का को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने तनिष्का को सही वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तनिष्का की मां ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें सीसीटीवी वीडियो तक नहीं दिखाया, जबकि स्कूल प्रशासन का कहना है कि तनिष्का के परिवार के संपर्क करने से पहले ही पुलिस सीसीटीवी वीडियो को अपने कब्जे में ले चुकी थी। तनिष्का की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके दिमाग में खून के थक्के मिलने की बात सामने आई। इसी वजह से ब्रेन हैमरेज से मौत की आशंका जताई गई। तनिष्का के परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर तनिष्का की मौत से जुड़ी हर एक चीज की जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी वीडियो खंगालने से लेकर स्कूल के स्टाफ, टीचरों से पूछताछ की गई, ताकि ये पता लगाया जा सके कि तनिष्का की मौत हुई तो हुई कैसे। तनिष्का की मां तृप्ति शर्मा के मुताबिक 4 सितंबर को हर रोज की तरह उन्होंने नोएडा के सेक्टर 31 में मौजूद स्कूल में अपनी बच्ची को छोड़ा था। उस वक्त वो बिल्कुल ठीक थी। तृप्ति शर्मा ने बताया कि उस रोज स्कूल में टीचर्स डे मनाया जा रहा था और तनिष्का अपने टीचर के लिए गिफ्ट लेकर गई थी। लेकिन सुबह करीब 11:30 बजे उन्हें स्कूल से एक फोन आया और उस फोन ने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। सुबह छोड़ा है मैंने, एकदम ठीक थी मेरी बेटी, खुश गई थी, एक्साइटेड गई थी। 11:30 वो कैसे ब्रॉड डेड केस हो गई, वो मुझे नहीं समझ आ रहा मैम। स्कूल प्रशासन के मुताबिक तनिष्का स्कूल के अंदर अचानक बेहोश होकर गिर गई थी। इसके बाद स्कूल ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। तनिष्का के परिवार ने आरोप लगाया कि बेहोश होने के बाद तनिष्का को स्कूल प्रशासन ने समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया। छात्रा की 4 सितंबर को अचानक बेहोशी के बाद मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने आरोप लगाया है स्कूल पर कि स्कूल प्रशासन ने समय पर उसे ट्रीटमेंट नहीं दिया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तनिष्का के दिमाग में खून के थक्के मिलने की बात सामने आई। इसीलिए ब्रेन हैमरेज की वजह से बच्ची की मौत होने की आशंका जताई गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तनिष्का की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस स्कूल के सीसीटीवी वीडियो से लेकर हर एक पहलू को खंगालने में जुट गई। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एसएसपी दफ्तर के बाहर एक व्यक्ति और उनकी पत्नी ने जमकर हंगामा किया। उनके बीच हाथापाई तक हो गई। जानकारी के मुताबिक राहुल नाम के वो व्यक्ति अपनी पत्नी की शिकायत लेकर एसएसपी दफ्तर आए थे। उनके मुताबिक उनकी पत्नी मधु अपने प्रेमी रोहित के साथ भाग गई। वो अपनी पत्नी को दोबारा घर बुलाना चाहते थे, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ शिकायत लेकर एसएसपी दफ्तर गए थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए, उनकी पत्नी और उनकी पत्नी के प्रेमी बताए जा रहे रोहित भी वहां पहुंच गए। ऐसे में उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई। तभी अचानक एक महिला ने मधु को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद तो एसएसपी दफ्तर के बाहर ही हाथापाई शुरू हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख कुछ पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया और दोनों महिलाओं को शांत करवाया। इसके बाद मधु ने आरोप लगाया कि उनके पति उन पर बच्चा पैदा करने का दबाव बना रहे थे और उनके कहने पर ही वो अपने प्रेमी के पास गई थी। लेकिन एसएसपी दफ्तर के बाहर मधु के पति ने इन आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद मधु और उनके पति राहुल के बीच बहस हो गई।
मुझे छोड़ कर क्यों भागी? तुझे शर्म नहीं आई? इसका पर तरस नहीं आया? तो कह देती मैं अपने आप जाऊँ अपने घर तो चल जाती, तो अपने घर से ही भाग जाती, तो मेरे घर तक क्यों गए मुझे बता देती पहले। मधु ने दावा किया कि उनके प्रेमी 1 साल से उनके घर आ जा रहे थे और ये सब कुछ उनके पति के कहने पर ही हो रहा था। ये सुनते ही मधु की ननद भड़क गई और उन्होंने सबके सामने ही मधु को चांटा मार दिया। इसके बाद उनके बीच हाथापाई हो गई। वो बीच सड़क पर खींचतान करती नजर आई। 1 साल हो गया। हाँ। यहाँ रहे जा रहे, ठीक है, वो भी इनके कहने पे। ना जी मेरा मामला बढ़ता देख कुछ पुलिसकर्मी वहां आए और उन्हें शांत करवाया। इसके बाद मधु के पति ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी उन्हें नशे की गोलियां देकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। मेरी पत्नी रात को हमें नशे की गोलियां देकर एक लड़के के साथ भाग गई। इसी मामले की शिकायत लेकर वो एसएसपी दफ्तर गए थे, लेकिन वहां उनकी पत्नी मधु अपने प्रेमी के साथ आ गई। इसके बाद उन दोनों के बीच बहस हो गई और बीच सड़क पर हंगामा खड़ा हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक व्यक्ति ने कमिश्नर कार्यालय के बाहर आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने कमिश्नर कार्यालय के बाहर ही पहले खुद पर पेट्रोल छिड़का और फिर खुद को आग लगाने की कोशिश की। उनके मुताबिक 1.5 साल पहले उनकी कॉलोनी में एक ट्रक ने उनकी भतीजी को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी कॉलोनी में ट्रकों की एंट्री बंद करवाने की मांग की थी। दावा किया गया कि कमिश्नर ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप लगाया गया कि वो करीब 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने कोई सुनवाई नहीं की। इसी बात से परेशान होकर वो और उनकी मां कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए और आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई, क्योंकि उन्होंने कमिश्नर कार्यालय के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। ये देखते ही कई पुलिसकर्मी उनकी तरफ दौड़ पड़े। विकास नाम के व्यक्ति ने पुलिस के सामने ही माचिस निकाली और खुद को आग लगाने की कोशिश की। माची छीनो ना, मरने तो हमें, मेरी भतीजी चली गई, मुझे भी जाने दो। दूसरी तरफ उनकी मां भी सड़क के बीचों बीच बैठ गई और आत्महत्या करने की धमकी दे दी। हालांकि पुलिस वालों ने उन्हें समझा बुझाकर वहां से उठा दिया। इसके बाद विकास को पुलिस वैन की तरफ ले जाया गया। पुलिस ने कई बार उन्हें वैन के अंदर बैठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। वो बार बार उस वैन से निकलकर बाहर आ गए। इसके बाद एक पुलिसकर्मी ने उन्हें अपने पास बैठाकर पानी पिलाया। उन्होंने विकास को भरोसा भी दिया कि जल्द ही उनकी मांगों पर सुनवाई की जाएगी। उधर बिहार में मानहानि मामले में मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा। प्रशांत किशोर ने कुछ रोज पहले अशोक चौधरी पर जमीन की हेराफेरी कर 200 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने का आरोप लगाया था। बिहार में चुनाव से पहले राज्य पुलिस ने दारोगा के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला। 1799 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए 26 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। राजस्थान के नागौर में एक दुकान का ताला तोड़कर लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक चोरों ने दुकान में घुसकर करीब 3.5 लाख रुपए चोरी कर लिए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर चोरी की तलाश शुरू कर दी। राजस्थान के झुंझुनू के मंडरेला कस्बे में एक मोटरसाइकिल और बस की टक्कर से हड़कंप मच गया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उधर कोलकाता में भारी बारिश के बीच बादल फटने से कोहराम मच गया। वहां कई इलाके बेहाल हो गए। नवरात्र के दौरान लगातार 5 घंटों की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, क्योंकि भीषण बारिश की वजह से शहर के कई पंडालों में पानी भर गया। इससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई। इस बीच पानी में डूब चुके इलाकों में करंट फैलने से 8 लोगों की मौत की खबर आई। दिल दहला देने वाले हादसे के बाद लोग दहशत में आ गए। इस दौरान कोलकाता के मेयर ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। इसके अलावा दुर्गा पूजा के आयोजकों को भी एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया। कुदरत के इस कहर के बीच लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कोलकाता में इतनी ज्यादा बारिश पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि भीषण बारिश के बाद कई पंडालों में पानी भर गया। इस बीच दुर्गा पूजा से पहले हो रही तैयारियों पर इसका असर देखने को मिला।
सेंट्रल कोलकाता के राम मोहन रॉय रोड के पास बने पंडाल में पानी भर जाने से अलग अलग शहरों से आए कारीगरों की मुश्किलें बढ़ गईं। नहीं कंप्लीट दिया तो हम लोग का मालिक भी थोड़ा गुस्सा करेगा, इधर भी थोड़ा दिक्कत होगा। शहर के कई इलाकों की ऐसी ही हालत नजर आई। वहां घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें तालाब में बदल गईं। कोलकाता में तेज बारिश के बीच बादल फटने की घटना ने वहां रहने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। सड़क का पानी दुकानों तक पहुंच गया। इस वजह से बाजार को बंद कर दिया गया। इस बीच कई इलाकों में पानी में करंट फैलने से हुई मौत से लोग दहशत में आ गए। इस दौरान लबालब सड़कों से गुजरना उनकी मजबूरी बन गई। हालांकि इस बीच कोलकाता के मेयर कंट्रोल रूम से अलग अलग इलाकों की निगरानी करते दिखे। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की, साथ ही जरूरी काम के लिए ही बाहर जाने की हिदायत दी। लेकिन बारिश का पानी सिर्फ पंडालों तक ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गया। लगातार हुई बारिश से कई इलाके बेहाल हो गए। सड़कों पर घुटनों भर पानी भर गया। पैदल चलने वालों की मुसीबतें बढ़ गई। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में आसमान से इतना पानी बरसा कि ट्रेनों से लेकर हवाई सेवाएं तक प्रभावित हो गईं। वहां कई घंटों की बारिश के बाद शहर की रफ्तार थम गई। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। जल भराव की वजह से गाड़ियां आधी से ज्यादा डूब गईं। रिहायशी इलाके भी जलमग्न हो गए। स्कूल और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया। मूसलाधार बारिश की वजह से मकानों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इस बीच लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। सड़कों पर कई फीट पानी भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई घंटों की बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। कि क्या हाल है रास्ते का? रास्ते का हाल बहुत खराब है, सब जगह पानी है। पानी है। जल भराव के कारण सड़कों पर लंबा जैम लगा नजर आया। इस बीच सड़क से गुजरने वाले लबालब पानी को पार करने पर मजबूर हो गए। जानकारी के मुताबिक खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में एक कम दबाव का क्षेत्र बना और इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना जताई गई। इसलिए पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। कोलकाता में बेहिसाब बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से मोटरसाइकिलों और गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। इस दौरान ट्रेन और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा। तेज बारिश की वजह से एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर गया और इस वजह से कई फ्लाइटें देरी से उड़ी। इस दौरान कुछ फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया। उधर किडनैपिंग केस में पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के माता पिता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया। किडनैपिंग से जुड़े मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के परिवार की मुश्किलें बढ़ गईं। उनके पिता दिलीप खेडकर और उनकी मां मनोरमा खेडकर के खिलाफ नवी मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस साल विजयदशमी से अपने शताब्दी वर्ष की शुरुआत करेगा, जो अगले साल यानी 2026 की विजयदशमी तक मनाया जाएगा। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि शताब्दी वर्ष की थीम पंच परिवर्तन रखी गई है। नागपुर में 2 अक्टूबर को होने वाले आयोजन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। मलयालम फिल्मों के एक्टर मोहनलाल को फिल्म जगत में दिए गए उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली की लव कुश रामलीला कमेटी ने पूनम पांडे को रामलीला में किरदार न देने का फैसला किया। पहले खबर आई थी कि पूनम पांडे इस साल की रामलीला में मंदोदरी के किरदार में दिखेंगी, लेकिन रामलीला में पूनम पांडे के नाम पर मचे हंगामे के बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने पूनम पांडे से जुड़ा फैसला वापस ले लिया। उधर बिहार के गोपालगंज में एक व्यक्ति की हत्या के बाद बेकाबू भीड़ ने जमकर हंगामा कर दिया। गुस्साए लोगों ने बताया कि हत्या की शिकायत थाने में की गई थी, लेकिन आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस कार्रवाई में हो रही देरी से भड़के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन लोगों ने उस व्यक्ति के शव को बीच सड़क पर रखकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। इस दौरान सड़क पर टायर भी जलाए गए। इस प्रदर्शन की वजह से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को धोखे से बुलाया और चाकू से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बताया गया इससे पहले भी उस व्यक्ति की किसी बात को लेकर आरोपियों से कहासुनी हो गई थी, इसलिए उन लोगों ने उस व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। इससे वो व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। उन लोगों ने उस व्यक्ति पर कई बार वार किया, इससे वो जमीन पर गिर गए। गोपालगंज के जनता बाजार इलाके में रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। उस व्यक्ति की मौत पर हड़कंप मच गया। उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि हत्या की शिकायत पुलिस से की गई,
लेकिन 24 घंटे बीतने के बावजूद आरोपियों का कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद उन लोगों का सब्र टूट गया और उन्होंने शव को बीच सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन लोगों ने गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए टायर जलाकर रास्ता बंद कर दिया। इस दौरान एक रस्सी में काला कपड़ा बांधकर बैरिकेडिंग की गई। कुर्की जब्ती होना चाहिए, हम लोग को एकदम बदला चाहिए, इंसाफ चाहिए। हाँ, पकड़ा जाए, एकदम पकड़ना पड़ेगा। हालांकि हंगामे के दौरान पुलिस पहुंच गई और गुस्से में आए लोगों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मामला शांत होने के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपियों की तलाश तेज कर दी। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोग उस वक्त दंग रह गए जब वहां की पुलिस ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के काफिले को बीच सड़क पर रोक दिया। ऐसा होने पर मैक्रों के सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस वालों से बातचीत की, लेकिन काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इस दौरान इमैनुअल मैक्रों काफी देर तक अपनी कार के अंदर ही बैठकर इंतजार करते रहे। हालांकि बाद में थक हार कर वो भी बाहर आ गए। उन्होंने पुलिस से बात की, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी भी एक नहीं सुनी। इसके बाद तो मैक्रों ने सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर दिया। हुआ ये कि फ्रांस के राष्ट्रपति को जिस रास्ते से जाना था, उसी रास्ते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला भी आने वाला था। ट्रंप के आने से पहले ही वहां सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। यही नहीं, उस सड़क पर दूसरे रास्तों से आने वाली गाड़ियों को भी रोक दिया गया। लेकिन इसी बीच इमैनुअल मैक्रों का काफिला वहां पहुंच गया। सुरक्षा कारणों की वजह से न्यूयॉर्क की पुलिस ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। ऐसे में मैक्रों ने पहले तो ट्रंप को फोन किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो पैदल ही रवाना हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में होने के लिए पहुंचे। लेकिन जब न्यूयॉर्क पुलिस ने उनके काफिले को रोका तो लोग हैरत में पड़ गए। इमैनुअल मैक्रों पुलिस वालों से बातचीत करने के लिए खुद गाड़ी से बाहर आ गए, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने साफ किया कि रास्ता बंद है और उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। I'm sorry, President, I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a motorcade coming right now. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. पुलिस वाले ने बताया कि जिस रास्ते को बंद किया गया वहां से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जाने वाले हैं। इसके बाद तो मैक्रों ने ट्रंप को ही फोन लगा दिया। उन्होंने हंसी मजाक में उनसे इस मामले की शिकायत भी कर दी। How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. ट्रंप के काफिले को आने में वक्त लग रहा था। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पैदल ही चल पड़े। न्यूयॉर्क की सड़कों पर मैक्रों के सुरक्षा कर्मी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते दिखाई दिए। इस दौरान रास्ते पर आने जाने वाले कई लोगों ने मैक्रों को पहचान लिया। कुछ लोगों ने तो उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। इधर दक्षिण पूर्व एशिया के देश फिलीपींस और ताइवान में बेहिसाब तबाही मचाने वाले चक्रवाती तूफान ने चीन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अनुमान है कि आने वाले कुछ ही घंटों में रगासा नाम का वो तूफान चीन के दक्षिणी हिस्से से टकरा सकता है। हालांकि इस तूफान को लेकर चीन और हांगकांग में पहले ही इमरजेंसी लगा दी गई। वहां स्कूलों और दफ्तरों को बंद रखने के आदेश दे दिए गए। लोगों से अपील की गई कि वो घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि रगासा तूफान को इस साल का सबसे ताकतवर तूफान बताया गया। यानी साल 2025 में इससे शक्तिशाली तूफान दुनिया में कहीं नहीं आया। ये खतरनाक तूफान सबसे पहले फिलीपींस के उत्तरी इलाके से टकराया। इसके बाद तो वहां तबाही मच गई। मूसलाधार बारिश के साथ करीब 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। तूफान की चपेट में आने वाले भारी भरकम पेड़ भी जमींदोज हो गए। कई सड़कें टूट गईं, उनके किनारों पर लगे बिजली के खंभे भी गिर गए। यही नहीं, तेज हवाओं के बीच रास्तों पर खड़ी गाड़ियां तक खिलौनों की तरह उलट पलट गईं। बेहिसाब बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में जमीन धंसने और पहाड़ खिसकने की घटनाओं से भी लोगों को भारी नुकसान पहुंचा। फिलीपींस के बाद रगासा तूफान ने ताइवान में भी कहर बरपाया। वहां जबरदस्त बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। नदियां तो इस कदर बेकाबू हो गईं कि उनकी जद में जो कुछ भी आया वो उसे बहा ले गई। लेकिन ताइवान और फिलीपींस में मचे कोहराम के बाद चीन और हांगकांग के लिए भी खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि आशंका जताई गई कि रगासा चक्रवाती तूफान वहां भी बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। चीन और हांगकांग में दस्तक देने से पहले इस तूफान ने फिलीपींस और ताइवान में लोगों की कमर तोड़कर रख दी। ताइवान में तूफान की वजह से बेहिसाब बारिश हुई। इस दौरान वहां हुआलियन शहर में बहने वाली नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। उसका पानी किनारों को पार कर आसपास के इलाकों में घुस गया। नदी की खौफनाक लहरें उस पर बने पुल को भी अपने साथ बहा ले गईं। ताइवान की तरह फिलीपींस से भी तबाही की तस्वीरें सामने आईं। फिलीपींस के उत्तरी इलाकों पर कुदरत का कहर टूटा। वहां बारिश के बीच करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। उनकी जद में आने से सड़कों के किनारे मौजूद कई पेड़ टूटकर गिर गए। बिजली के खंभे तक उखड़ गए।
बारिश के बीच पहाड़ खिसकने से कई सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया। रगासा तूफान ने फिलीपींस के उत्तरी हिस्से से लेकर राजधानी मनीला तक कोहराम मचा दिया। इसके बाद उसने ताइवान में सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। अनुमान है कि वो जल्द ही दक्षिणी चीन सागर को पार कर हांगकांग और फिर चीन के ग्वांगडोंग प्रांत से टकरा सकता है। यूरोप के देश फ्रांस ने फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी तो उसके पड़ोसी इटली में बवाल हो गया। इटली के अलग अलग शहरों में सैकड़ों फिलिस्तीन समर्थक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मांग कर दी कि वो भी जल्द से जल्द फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दे। हालांकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार कर चुकी हैं। उनकी सरकार इजरायल की समर्थक मानी जाती है, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोप के बड़े देश फिलिस्तीन के पाले में खड़े हुए तो इटली में भी इसी तरह की मांग तेज हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन, बंदरगाहों तक मोर्चा खोल दिया। जगह जगह प्रदर्शन हो गए। इस दौरान मुश्किल तब खड़ी हो गई जब प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, पानी की बौछार कर दी, भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन फिलिस्तीन समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने पुलिस और उसकी गाड़ियों पर पत्थरों से हमला कर दिया, पटाखे भी फेंक दिए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने सड़क के किनारे रखे कूड़ेदानों और गमलों को उठाकर रास्ते के बीच में पटक दिया। हालात तब बद से बदतर होते देख पुलिस ने उपद्रव मचा रहे कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़पों में 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। क्योंकि फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे लोगों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो प्रदर्शनकारियों ने पटाखों से पलटवार किया। इटली के मिलान और जिनेवा समेत कई शहरों में बवाल हुआ। मिलान में तो प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़कों की सूरत ही बिगाड़ दी, क्योंकि उन्होंने पहले तो पुलिस पर पथराव किया और फिर रास्तों के बीच में कूड़ेदान और गमले फेंक दिए। ये प्रदर्शन ऐसे समय पर हुए जब इटली के पड़ोसी देश फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी। फ्रांस के इस फैसले से एक रोज पहले ब्रिटेन, पुर्तगाल, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दे दिया। इसी के बाद इटली में भी इसी तरह की मांग तेज हो गई। हालांकि इजरायल समर्थक मानी जाने वाली इटली की जॉर्जिया मेलोनी सरकार पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता देने से मना कर चुकी है, लेकिन सरकार पर दबाव बनाने के लिए फिलिस्तीन के समर्थकों ने जगह जगह मार्च निकाले। उन्होंने फिलिस्तीन के झंडों के साथ उसकी आजादी के लिए आवाज उठाई, लेकिन बखेड़ा तब खड़ा हो गया जब प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। सौभाग्य की एक बात यह कि एक के बाद एक पश्चिमी देश फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दिए जा रहे हैं और इजरायल आग बबूला हो रहा है। तो पब्लिक के काफी लोगों को तो अब पता चल रहा है कि बहुत सारे देशों ने तो फिलिस्तीन को एक देश के रूप में पहले ही मान्यता दे रखी थी। ये तो ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ने अब दी है, लेकिन पब्लिक में ज्यादातर लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि इससे होगा क्या। अगर इतने सारे देश फिलिस्तीन को देश मानते हैं तो क्या फिलिस्तीन एक देश बन जाएगा? और बन जाएगा मतलब क्या हुआ? अभी फिलिस्तीन क्या है? अभी देश नहीं है तो वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो कहां की सरकार है? और गाजा क्या है? और एक देश के रूप में मान्यता देने से क्या हो जाएगा? तो इस सब को समझने के लिए इस पूरे इलाके को समझना पड़ेगा। अब जब से ये पिछले कुछ साल से वहां पर जंग चल रही है तो वहां का नक्शा तो आप 100 बार देख चुके हैं। पूरी कहानी को समझने के लिए इसी नक्शे को ही समझना पड़ेगा। तो वैसे तो जो ये लड़ाई चल रही है इजराइल फिलिस्तीन की, इसमें सदियों हजारों साल के इतिहास की बात की जाती है, लेकिन अभी जो देश वाला मामला है इस पर रहते हैं और धर्म और नस्ल वाली इनकी लड़ाई को एक तरफ रख दो। मोटे तौर पर मसला ये है कि जो मतलब मसला क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा पेचीदा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा हिसाब समझते हैं। तो वैसे तो इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन ये जो इलाका है जहां इजराइल है, यहां तक करीब 500 साल पहले ऑटोमन तुर्क साम्राज्य फैल गया था। मतलब तुर्की के मुस्लिम शासकों का राज तुर्की से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया था, इसमें यह इलाका भी आ गया था। तो ज्यादातर लोग यहां के यानी 80-85% लोग अरब मुसलमान थे, बाकी जो थे उनमें यहूदी भी थे और ईसाई भी थे। लगभग 200 साल पहले यहां रहने वाले लोगों ने अपने आप को फिलिस्तीनी कहना शुरू कर दिया। मतलब कोई ऐसा बॉर्डर काट कर देश नहीं बना था, तुर्कों के अधीन ही थे ये लोग। बस इस एरिया को वो कहने लग गए कि ये फिलिस्तीन है और हम फिलिस्तीनी हैं। और फिर करीब 150 साल पहले क्या होने लगा कि यूरोप में कई देशों में लोग यहूदियों के खिलाफ होने लगे थे। तो यहूदियों में यह आवाज उठने लगी कि हमारा धर्म तो इधर इस इलाके में हुआ था, इजराइल वाले वहां से शुरू हुआ था,
अब वहां तुर्कों का राज है तो वहां चलकर रहते हैं। ये रेगिस्तान का बंजर इलाका था तुर्कों के राज में, वहां तुर्क ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो धीरे धीरे यूरोप के यहूदियों ने यहां पर जमीनें खरीदनी शुरू की, जमीनें खरीदनी उन्होंने शुरू की और बंजर रेगिस्तान में जमीनें लेते गए, थोड़े थोड़े आकर यहां बसना शुरू किया। और यहां रेगिस्तान में उन्होंने सोचा कि हमें कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा तादाद में नहीं आए वो लोग, यहां थोड़े बहुत ही आकर सेटल हुए। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सीधा आते हैं 1914 से 1918 तक चली पहली वर्ल्ड वॉर पर। पहली वर्ल्ड वॉर हुई, तुर्क हार गए तो ब्रिटेन ने 1917 में इस इलाके पर कब्जा कर लिया और ब्रिटेन ने इसको नाम दिया द ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन। मतलब यह ब्रिटेन के अधीन इलाका हो गया। उसका लगभग ये एरिया यही था जो आज का इजराइल है, वेस्ट बैंक है और गाजा, ये पूरा इलाका। यहां लगभग 7 लाख लोग रहते थे उसमें, उनमें 90% अरब मुसलमान थे, ईसाई थे, अरब थे 90% और 10% यहूदी थे। तो जब ब्रिटेन का कब्जा हो गया तो ब्रिटेन ने यहां इजाजत दे दी कि यहूदी इस इलाके में आकर और जमीनें लें, पहले ही ले रहे थे, और बस जाएं। लेकिन जो अरब यहां रह रहे हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना वो ये सब करें। तो जब तुर्कों का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश राज यहां आ गया तो यूरोप से कई पैसे वाले यहूदी यहां जमीनें खरीदने लगे और बसने लगे, अपनी बस्तियां बनाने लगे, खेती करने की कोशिश करने लगे बंजर जमीनों पर, स्कूल वगैरह भी बनाया उन्होंने। उधर हिटलर का राज आ गया जर्मनी में, तो फिर यहूदियों को मार मार कर भगाया जाने लगा यूरोप से। हिटलर की तो लड़ाई ही यहूदियों के खिलाफ थी। तो 1920 से 1945 तक यहां करते करते 4 लाख यहूदी आकर बस गए। पहले जहां उन्होंने बस्तियां बसाई थी वहां भरे पूरे शहर बना दिए उन्होंने। पैसे वाले तो वो थे ही, यूरोप से खदेड़े जा रहे थे। तेल अवीव जैसा बड़ा शहर बना दिया उन्होंने इधर। लेकिन इस दौरान अरब जो थे यहां के, उनसे इनके झगड़े भी शुरू हो गए, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो आए ही जा रहे हैं, उनकी जमीनें लिए ही जा रहे हैं, जबकि इनका कहना था कि हम तो जमीनें खरीद रहे हैं और यहां बंजर जमीनों को खुशहाली कर रहे हैं, हम रेगिस्तान में ले रहे हैं। खैर, तनाव बढ़ता चला गया, दंगे होने लग गए, क्योंकि हिटलर ने यूरोप में यहूदियों पर प्रताड़ना शुरू कर दी। तो यहां के यहूदी नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब वो सारे यहूदियों का यहां पर एक देश बनाएंगे। इससे अरब मुसलमानों में आक्रोश बढ़ गया। उनका कहना था कि पहले तो उनके इलाके में बसने आ गए, बस्तियां बनाई, शहर बनाए, फिर कहने लगे कि अब देश बनाएंगे यहां पर। यहूदी कहने लगे कि ये तो वैसे भी उनके ही पूर्वजों की धरती है और ये तो रेगिस्तान था, कोई ऐसा बॉर्डर वाला देश तो नहीं था जिसका नाम बदलकर वो नया देश बना रहे हो। लेकिन अरब लोगों का कहना था कि वो तो तुर्कों के टाइम भी इसको फिलिस्तीन कहते थे। तो खैर, ये लड़ाइयां होती रहीं और दूसरी वर्ल्ड वॉर आ गई। फिर जब दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो ब्रिटेन तो यहां से निकलने की तैयारी में था। यहां भारत में तो उसने भारत पाकिस्तान बनाया और चलता बना। उस इजराइल वाले इलाके में उसको समझ में नहीं आया, तो वो नया नया यूएन बना था, संयुक्त राष्ट्र, दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद। तो साल 1947 में ब्रिटेन ने गेंद डाल दी यूएन के पाले में, संयुक्त राष्ट्र के पाले में डाल दी। उसने यूएन को बोला कि आप डिसाइड कर दो कि ये यहूदियों और अरबों के बीच क्या करना है, हम तो चले यहां से। यूएन ने भी वहां के लिए भी वही फॉर्मूला दिया, सेम भारत पाकिस्तान टाइप का, कि 2 देशों में बांट दो। यहां यहूदी ज्यादा हैं जहां पर, वो इलाके यहूदियों का देश बना दो, जहां अरब ज्यादा रहते हैं वहां एक अरब देश बना दो। तो समुद्र के पास तेल अवीव यहूदियों ने बनाया था, वो वहां पर ज्यादा थे, तो वहां की साइड वाला हिस्सा यहूदियों को देने का प्लान बनाया। ये उस जमीन का 55% हिस्सा था, यानी बड़ा था। इसमें बड़ा एरिया बंजर रेगिस्तान का था, लेकिन एरिया बड़ा था। उसमें 5 लाख यहूदी थे और 4 लाख अरब थे उस इलाके में, जहां उन्होंने कहा कि यहूदियों को दे दो, इजराइल बना दो। और जो अब ये वेस्ट बैंक वाला इलाका है और गाजा वाला इलाका है, ये जमीन का लगभग 45% था। वो अरब देश बनाने का प्लान पेश कर दिया। उसमें 8 लाख अरब थे और यहूदी बहुत थोड़े थे, 1 लाख ही थे। और बाकी बचा यरूशलेम, वो किसी को नहीं देने का प्लान बनाया। जैसे पंजाब हरियाणा जब अलग हुए तो चंडीगढ़ अलग रखा था ना यहां, वैसे ही यरूशलेम के लिए यूएन ने बोला कि वो एक इंटरनेशनल सिटी हो जाएगी, किसी एक देश की नहीं होगी। यहूदी तो इस प्लान पर राजी हो गए, क्योंकि उनको तो हिटलर के शासन में बहुत यातनाएं मिली थी। वो तो अपने लिए कोई ठिकाना ही ढूंढ रहे थे जहां उनका अपना शासन हो, तो वो तो मान गए, यहूदी मान गए थे। लेकिन अरब लोगों को लगा कि ये तो धोखा है, क्योंकि उनकी तादाद थी डबल। 12 लाख अरब थे, 6 लाख यहूदी थे। 18 लाख में 12 वो थे, 6 ये थे। यहूदियों को दे दिया 55%।
और उस हिस्से में भी 4 लाख अरब थे जो उनको दिया, और अरबों को दिया 45% हिस्सा, जिसमें 8 लाख अरब थे और यहूदी सिर्फ 1 लाख थे। यानी यहूदी तो बढ़ गए 5 लाख और 1 लाख में, और अरब बढ़ गए 8 लाख और 4 लाख में। उनका कहना था देश उनका है, यहूदी तो वहां आकर बसे हैं, उनकी उनसे संख्या में भी आधे हैं, तो कोई यहूदी देश तो वहां बन ही नहीं सकता, वो नहीं बनने देंगे। अब मिस्र और जॉर्डन ने भी उनका साथ दिया। यूएन में वोटिंग हुई, वोटिंग में 2 देश बनाने के प्लान में ज्यादा देश खड़े हो गए, और ये होते ही यहां दंगे शुरू हो गए। अरब लोगों ने यहूदियों के इलाकों पर हमला कर दिया, यहूदियों ने अरब इलाकों पर हमला कर दिया, और खैर इन झगड़ों को सुलझाए बिना ब्रिटेन तो 1948 में वहां से बोरिया बिस्तर बांधकर निकल गया, और यहूदियों ने इजराइल नाम का देश अपने इलाके में बनाने का ऐलान कर दिया, तेल अवीव को राजधानी बना दिया। अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक की सेनाओं ने इस नए देश इजराइल पर हमला बोल दिया। यह थी 1948 की अरब इजराइल जंग। ये सारे देश एक तरफ और वो नया बना इजराइल एक तरफ। ये सारे देश, इराक, जॉर्डन, मिस्र, ये सब एक तरफ, इजराइल एक तरफ। कौन जीता? 1 साल तक लड़ाई हुई, जीता कौन? इजराइल। और जितनी यूएन के प्लान में उसको जमीन मिलनी थी उससे भी ज्यादा पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। उसको 55% देने थे, इजराइल ने 78% जमीन पर इजराइल का कब्जा हो गया। यूएन जो अरब देश का प्रस्ताव दे रहा था, अरब लोगों ने मंजूर नहीं किया था, वो अरब देश तो बना नहीं, बल्कि यूएन जो 55% जमीन देकर इजराइल बनाने का ऑफर दे रहा था, उससे ज्यादा यानी 78% जमीन लेकर इजराइल बन गया। बाकी जो बचा वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, उस पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। जो वेस्ट बैंक है ये जॉर्डन ने कब्जा कर लिया, और गाजा पर मिस्र ने कब्जा कर लिया। गाजा हो गया मिस्र का, और 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। वो जाकर बस गए वेस्ट बैंक में और गाजा में और लेबनान में। इजराइल बन गया और कोई फिलिस्तीन बना नहीं। इजराइल में बच गए कोई 1.5 लाख फिलिस्तीनी। खैर फिर तो इजराइल में कई देशों से यहूदी जाकर बसने लगे। उसने रेगिस्तान को सींच कर हरियाली करनी शुरू कर दी, और 1967 आते आते 1967 आते आते इजराइल में हो गए 27 लाख लोग। 1948 में 1948 में 6 लाख यहूदी थे और 1.5 लाख अरब बच गए थे। 1967 में बढ़कर 27 लाख हो गए। सब यहूदी वहां पर आकर बस गए, और वो ज्यादातर यहूदी थे 27 लाख में। तो साल 1967 में फिर अरब देशों ने बोला कि इस यहूदी देश को अपने इलाके से मिटा देना है और यहां फिलिस्तीन बनेगा। फिर 1967 की अरब इजराइल जंग हो गई। तो 1967 में कौन जीता? फिर इजराइल जीत गया, और इस बार उसने 6 दिन के अंदर वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लिया, गाजा पर भी कब्जा कर लिया, पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। इसके अलावा मिस्र के सिनाई इलाके पर भी कब्जा कर लिया, सीरिया के गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया। यानी अब इजराइल का उस पूरे इलाके पर कब्जा हो गया जिसको बांटकर 1948 में 2 देश बनाने का प्लान था, वो पूरा इजराइल ने कब्जा कर लिया। बल्कि उससे भी ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया इजराइल ने। सीरिया से भी इलाका छीन लिया, मिस्र से भी इलाका छीन लिया। तो फिर इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा के इलाकों पर अपनी सेना की सरकार बिठा दी, चेक पॉइंट बना दिए, फिलिस्तीनियों को घेर दिया। फिलिस्तीनी आजादी के लिए लड़ते रहे, उसने घेर लिया 1967 में। करते 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 1993 आया। 1993 में नॉर्वे के ओस्लो में समझौता हुआ कि चलो 2 देश बनाने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। 1994 में वेस्ट बैंक और गाजा वही बचा था, उसमें सरकार चलाने के लिए एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बना दी गई। मतलब पूरे तरीके से देश नहीं बना फिलिस्तीन, एक टेम्पररी रास्ता निकाला गया कि इन इलाकों पर आप लोकल सरकार चला लो, मतलब स्कूल, अस्पताल वगैरह ये सब आप चला लो, सेना इजराइल की रहेगी, बॉर्डर इजराइल का रहेगा। उम्मीद ये थी कि 4-5 साल में बातचीत करके ये 2 देश बढ़ जाएंगे, लेकिन बात बनी नहीं, बॉर्डर तय ही नहीं हुए, बटेगा कैसे देश तय ही नहीं हुआ, यरूशलेम किसको जाएगा ये फैसला ही नहीं हुआ, तो मामला अटका ही रहा। और बातचीत के खिलाफ खड़ा हो गया हमास। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बातचीत कर रही थी, इजराइल से बात करके 2 देश बनाने के रास्ते पर थी, हमास खिलाफ खड़ा हो गया, और वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रह गई सिर्फ वेस्ट बैंक में। हमास ने गाजा में इलेक्शन जीत लिए और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को गाजा से भगा दिया, और अब तो इजराइल गाजा से हमास को खत्म करने पर लगा हुआ है, जो ये जंग चल रही है।
तो गाजा का मामला अलग चल रहा है और वेस्ट बैंक का अलग चल रहा है। अब आ जाइए कि ये जो देश फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे रहे हैं, उससे क्या होगा जब ये हाल है। तो देखिए, यूएन में तो फिलिस्तीन कई साल से लगा हुआ है कि उसको एक देश माना जाए, लेकिन यूएन में एक नियम होता है वीटो का। 5 देश जो सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर हैं, उनमें कोई भी एक देश किसी भी कदम को रोक सकता है। और ये देश हैं, आप जानते ही हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 हैं, इनमें कोई एक भी रोक सकता। अब इनमें ब्रिटेन और फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को देश मान लिया, लेकिन अमेरिका जब तक नहीं मानता वो वीटो कर सकता। मतलब यूएन में तो फिलिस्तीन एक देश नहीं माना जाएगा क्योंकि अमेरिका रोक देगा। कोई एक देश इन 5 में से रोक सकता है। यानी इजराइल का गाजा या वेस्ट बैंक पर हमला एक देश का दूसरे देश पर हमला नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो दूसरा देश ही नहीं माना जा रहा। बाकी ये जरूर हो सकता है कि जो देश फिलिस्तीन को देश मान रहे हैं, वहां फिलिस्तीन की एम्बेसी खुल सकती है उन देशों में जो उसको देश मानते हैं। फिलिस्तीन के नाम पर कोई देश उसकी खेल की टीमों को टूर्नामेंट में जगह दे सकते हैं कि भाई ये फिलिस्तीन की टीम है। इतना सब कुछ हो सकता है, लेकिन यूएन में नहीं हो सकता जब तक अमेरिका नहीं मानेगा। उस सब में हर बार अमेरिका विरोध करता रहेगा। तो अभी की पोजीशन यह है कि इतने सारे अमेरिका के साथियों का फिलिस्तीन को एक देश मानना सिर्फ इजराइल पर दबाव डाल सकता है कि ये जंग बंद करो, हम ये एक देश पर हमला मान रहे हैं। कि अब अब फ्रांस ने जैसे देश मान लिया तो ये मानेगा कि इजराइल एक देश पर हमला कर रहा है। आगे चलकर ये 2 देश बन जाएं, ये कोशिश हो सकती है। लेकिन इजराइल गाजा से हमास को खदेड़ने के बाद गाजा पर अपना कंट्रोल छोड़ने को अभी तो राजी दिख नहीं रहा। तो पेच तो अभी भी फंसा हुआ है, दबाव जरूर बढ़ रहा है इजराइल पर। 100 बात की एक बात। उधर तुर्की के राष्ट्रपति ने हमास को आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने गाजा में जंग लड़ रहे हमास को आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे विद्रोही गुट बताया जो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। एर्दोआन ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का भी आरोप लगाया। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 57 अंक गिरा तो निफ्टी लुढ़ककर 25,169 पर आ गया। इसकी वजह से निवेशकों को करीब 1,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी, एफएमसीजी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में रही। हालांकि पीएसयू, बैंक, मेटल और ऑटो इंडेक्स चढ़कर बंद हुए। इधर दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में असम की फिल्म रोंगाटापू 1982 को भी नेशनल अवार्ड मिला। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ असमिया फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। साल 2023 में आई ये फिल्म बीआरसी सिने प्रोडक्शंस ने बनाई और इसके डायरेक्टर आदित्यम सैकिया रहे। बतौर डायरेक्टर ये आदित्यम सैकिया की पहली फिल्म थी। रोंगाटापू 1982 फिल्म 1980 के दशक में असम में आए अवैध प्रवासियों और उस दौरान हुई हिंसा से जुड़ी कहानी पर बनाई गई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अरुण कुमार राय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ से यह सम्मान लिया। उधर वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान सुबह किया जा सकता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली 2 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन सुबह किया जाएगा। मुंबई में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अगुवाई में एक बैठक होगी। ये सीरीज 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगी। खबरों के मुताबिक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को टीम में मौका मिल सकता है, क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर ऋषभ पंत को चोट लग गई थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन इंटरनेशनल लीग T20 और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलते नजर आएंगे। अश्विन ने पिछले साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अश्विन ने 1 अक्टूबर को होने वाली इंटरनेशनल लीग T20 की नीलामी के लिए अपना नाम दर्ज कराया। टूर्नामेंट का आयोजन 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक यूएई में होगा। महिला विश्व कप 2025 की तैयारियों के बीच भारतीय महिला क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा। ऑस्ट्रेलिया के हाथों वनडे सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया पर आईसीसी ने स्लो ओवर रेट का बड़ा जुर्माना लगा दिया। तीसरे वनडे में स्लो ओवर रेट के लिए भारतीय टीम पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया। और अब खुशियों के रंग भरने वाली खबर। मिशन शक्ति अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के इटावा में एक स्कूल की छात्रा को 1 दिन की डीएम बनाया गया। इस दौरान डीएम बनी छात्रा ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं का निपटारा करने के आदेश भी दिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक कॉलेज की छात्रा को 1 दिन की एसपी बनाया गया। वो छात्रा एसपी दफ्तर पहुंची और वहां लोगों की शिकायतें सुनी।
और इस दौरान वो ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक के साथ बैठी नजर आईं। इससे पहले ललितपुर के एसपी ने मुस्कान राठौड़ नाम की उस छात्रा का एसपी दफ्तर में स्वागत किया। मुस्कान राठौड़ को एक दिन के लिए ललितपुर की एसपी बनाया गया था। इस दौरान कई लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आए। मुस्कान राठौड़ ने उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुस्कान राठौड़ को जो है जनपद ललितपुर का एक दिन का एसपी जो है आज हम लोगों ने इनको बनाया है। इसके अलावा इटावा में भी एक छात्रा को एक दिन की डीएम बनाया गया। प्रगति यादव नाम की वो छात्रा इटावा के कस्तूरबा गांधी स्कूल में पढ़ती है। प्रगति यादव ने एक दिन की डीएम बनकर लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को उनका समाधान करने का आदेश दिया। आगे भी मैं इन्हीं की तरह कार्य करूंगी। जिस गांव में जो भी समस्या होगी मैं उसका समाधान निकालूंगी। उन छात्राओं ने इस कदम के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया।